नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज संडे का दिन है और आज का दिन सियासत का भी संडे कहा जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे, जहां लोकरगंज में माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई नजूल जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के लिए भूमि पूजन और परियोजना का शिलान्यास किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, सांसद केशरी देवी पटेल और महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि करीब 4:30 बजे के लगभग जय श्री राम के उद्घोष के बीच भूमि पूजन शुरू हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76 फ्लैट की परियोजना का भी शिलान्यास किया। उसके बाद वो लीडर प्रेस ग्राउंड पर कई विभागों के अरबों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर सभा को संबोधित किया। 1965 में 1962 युद्ध के बाद जब कुछ समझ ही रहा था, तब तक पाकिस्तान ने एक युद्ध हमको छोड़ दिया। लेकिन जिस बहादुरी के साथ उस समय पाकिस्तान के द्वारा छोड़े गए युद्ध का जवाब शास्त्री जी ने दिया। लोग मानते थे शास्त्री जी बहुत सहज है, सरल है, ईमानदार है, स्वतंत्र। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी में थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिना भेदभाव की योजनाओं का सभी लोगों के पास लाभ पहुंच रहा है। अन्न योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना बिना भेदभाव के सभी लोगों को दी जा रही है। डबल इंजन की सरकार विकास लगातार निरंतर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कौशाम्बी में भी विकास कार्य लगातार हो रहा है। कौशाम्बी में 50,000 परिवारों को आवास दिया गया। इसमें किसी में कोई पैसा नहीं लिया गया। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान 87 करोड़ की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। एक तरफ विकास और आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अभियान, आम जनमानस को सुरक्षा की गारंटी देना, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, डबल इंजन की सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। वहीं जालौन में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और विपक्षियों को बुआ और बबुआ बताते हुए जातिवादी पार्टी बता दी है। उन्होंने युवाओं से हाथ उठाकर 2022 में कौन जीतेगा का सवाल पूछा और भाजपा की जीत का संकल्प कराया। कहा, पता है अखिलेश बाबू क्यों बहुत गुस्सा है, क्योंकि ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बुआ और बबुआ इस बार भी साफ होगा। उनकी सरकार केवल जातिवादी पार्टी ही रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के 7 करोड़ लोगों को दवाओं की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दी गई। सबका विकास और सबका विश्वास होता है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अपने बुंदेलखंड के विकास के लिए ढेर सारी चीजें करी है। हर गरीब के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज पहुंच रहा है। अभी अपने अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू बहुत गुस्सा है। आपको मालूम है क्यों गुस्सा है? मालूम है, 2 कारण है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। बोलिए, मुझे बताइए, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलिए, अच्छा किया या बुरा किया? ये अखिलेश बाबू विरोध कर रहे हैं। क्यों अखिलेश बाबू? तलाक से आपका क्या लेन देन है?
यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल चुनावी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। सभी सियासी दलों की नजरें उत्तर प्रदेश की 86 सुरक्षित सीटों पर टिकी हुई है। ऐसे में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस प्रदेश को सुरक्षित सीटों पर रहेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की सुरक्षित सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और अब बसपा 26 से 31 दिसंबर तक प्रदेश की 6 सुरक्षित सीटों पर जनसभाएं करेंगी। तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रस्तावित इन रैलियों को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी की पहली रैली यानी कि 26 दिसंबर आज अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की गई है। पार्टी सुप्रीमो के निर्देश पर बसपा नेता इस सुरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं बसपा 6 दिन में 6 रैलियां करेगी। और ये जितने भी प्रत्याशी हैं और जो अभी बाकी भी आपके सामने आएंगे, आज जितने थे बाकी भी आएंगे, ये सारे ही मजबूत प्रत्याशी हैं जो कि अब की बार पूरे अयोध्या मंडल में, अयोध्या जिले के साथ साथ पूरे अयोध्या मंडल में 25 सीटें जो हैं उसमें 6 सुरक्षित सीटें हैं। इन सब में अब की बार बहुजन समाज पार्टी से ही सब लोग लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने का काम इसमें जरूर करेगी और सरकार बनवाने में सबसे बड़ा योगदान फैजाबाद मंडल का रहेगा। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी ने आज अपने 10 संभावित उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। इससे पहले आम आदमी पार्टी कई क्रम में 200 विधानसभा प्रभारियों की सूची भी जारी कर चुकी है। तो टिकट वितरण में पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को भरपूर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। इस ब्राह्मण चेहरे पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं जिन पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के तौर पर नाम सामने रखा है। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने मोदी नगर में कश्यप समाज के सम्मेलन में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओपी राजभर ने कश्यप समाज को संबोधित करते हुए बीजेपी को बहुत झूठी पार्टी और नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनके सारे वादे झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हितैषी नहीं है। ओपी राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव से पहले ही पैदल कर दिया है। उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि समय है बदलाव का और आपको इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बाहर करना है और समाजवादी पार्टी की सरकार को फिर से बनवानी है और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त दी जाएगी और महिलाओं को 1500 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी। मौर्या को सोफा पर बैठा के दिल्ली में बतिया है। योगी जी बेचारे को पैदल घुमा रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। ये आपस की लड़ाई में ये जो कर रहे हैं, आप उठा के देखिए। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती में स्वीकार किया ना, योगी जी ने अपने आईडी से ट्वीट किया कि जो आरक्षित भर्ती में जो अनियमितता है हम उसको दूर करेंगे, कह तो दिया। लेकिन 68,500 की भर्ती में से 6,000 ले आ रहे हैं, 69,000 छोड़ दिया और 6,000 में वो क्या कर रहे हैं कि अब सबकी भर्ती करेंगे, सामान्य वर्ग की भी करेंगे, पिछड़े का भी करेंगे, दलित का भी करेंगे, सबका करेंगे। भाई जब हमारा हिस्सा बचा हुआ है तो उसको बैकलॉग नियुक्ति क्यों नहीं कर देते। जिला बलरामपुर विकासखंड रेहरा गांव में एक दलित युवक पवन कुमार की पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि मनरेगा में चल रहे काम के दौरान पवन कुमार को गांव के एक दबंग व्यक्ति अतुल कुमार ने साइड पर पहुंचकर ग्राम रोजगार सेवक को जाति सूचक गाली देते हुए वहां से भगाने लगे। इस दौरान पवन कुमार इसका विरोध किया तो कृष्ण कुमार ने पवन की पिटाई कर दी। वह मामले की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन ने SC और ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी जानकारी बलरामपुर पुलिस ट्वीट के माध्यम से दी है।
26 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सपा सांसद आजम खान पर ईडी ने शिकंजा कसा है। आजम खान के खिलाफ योगी सरकार के शासन में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इन मुकदमों में अधिकतर अदालतों ने जमानत दे दी है और कुछ मामलों में हाईकोर्ट से सुनवाई चल रही है। ऐसे में राज्य पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मामलों में भले ही राहत मिलती नजर आ रही हो, लेकिन अब ईडी ने आजम खान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आजम खान के खिलाफ दर्ज किए गए अधिकतर मामलों में वादी भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने आजम खान के विरोध मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जुटाए गए धन को लेकर ईडी से शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में अब ईडी ने शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना से सबूत मांगे हैं। तो भाजपा नेता आकाश सक्सेना के मुताबिक उन्होंने ईडी को सबूत मुहैया करा दिए, जिनमें से जौहर यूनिवर्सिटी के खाते में करोड़ों रुपए की रकम जमा होना दर्शाई गई है और इसको लेकर उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए, मार्च 2021 में हमारे द्वारा ये शिकायत की गई थी कि आजम ने जो 1995 जब जौहर यूनिवर्सिटी का जब अकाउंट खोला गया था, तब जो अकाउंट था वो 50,000 रुपए से खुलने के बाद उसमें 10,000 रुपए डोनेशन दिखाया गया था। उसके बाद जब जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की और जब जब आजम अपनी सरकार में ये मंत्री बने, चाहे वो 2007 से और 2012 के बीच की बात रही हो, उसके बाद 12 के बाद जो 17 तक जो इनकी सरकार में रही हो और उसमें मंत्री रहे हो, पहले वाली सरकार में लगभग 97 करोड़ और दूसरी वाली सरकार 12 से लेके और 17 जब ये मंत्री रहे तब लगभग 400 करोड़ रुपए डोनेशन के रूप में इनके पास आया। यूपी के विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत सभी दल पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। दावा यह भी है कि चुनाव प्रचार और रैलियों के दौरान हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा लग रहा है। इन्हीं जमावड़े में कोरोना नियम की धज्जियां भी उड़ रही है, ना मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है। बता दें कि पहले यूपी में अलग अलग जगहों पर सभी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार कर रही, लेकिन देश में फैल रही जानलेवा कोरोना वायरस महामारी का किसी को भी ख्याल नहीं है। सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में भी तेजी बढ़ रहे हैं। जनता टीवी की आप सभी से आग्रह करता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का आप पालन जरूर करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून पहुंचे हैं और रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनने के बाद मैराथन बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नड्डा गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभा सीटों पर भाजपा का दमखल परख रहे हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश महामंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवास की तैयारी पूरी कर ली गई है। नड्डा राजपुर रोड स्थित एक होटल में बैठक शुरू करेंगे और सूत्रों के मुताबिक नड्डा एक एक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के चुनावी रैली और विधायक की स्थिति की जानकारी भी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। मुझे ये कहना है, मैं उत्तराखंड की नब्ज खूब जानता हूँ। पिछले 30 और 40 साल से बद्रीनाथ से लेकर के हरिद्वार तक और उधर पिथौरागढ़ मुंशियारी से लेकर के और खटीमा और उधम सिंह नगर तक पूरे उत्तराखंड का बच्चे को जानता हूं, उनकी मनस्थिति जानता हूं। मुझे मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास की गंगा बही है उत्तराखंड के अंदर, आजादी के 50 सालों में उतना काम नहीं हुआ जितना अकेले मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। और यहाँ की राज्य सरकार ने, हमारी सरकार ने स्टेट में भी बहुत तेजी से काम किया है। पुष्कर धामी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है। पूरी बहुमत से हमारी सरकार आई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भाजपाई ढोल की पोल खोल कार्यक्रम के तहत देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के तुनवाला पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने तनुवाला क्षेत्र की जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा देश में सिर्फ 2 लोगों को अमीर बनाना चाहती है, बाकी यहां के गरीबी से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा महंगाई पर सरकार किसी प्रकार का लगाम नहीं लग पा रही है।
वहीं हरीश रावत ने क्षेत्र के लोगों से वादा भी किया है कि उनकी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर राज्य में 28,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा राज्य की छात्राओं को टैबलेट देकर शिक्षा पद्धति में बदलाव भी किया जाएगा। फूल अभियान चल रहा है, जो परिवर्तन का अभियान चल रहा है, ये उसका हिस्सा है और मैं रायपुर कांग्रेस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हल्द्वानी में भाजपा जिला अल्पसंख्यक मोर्चे का सम्मेलन हुआ है, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से भारतीय जनता पार्टी को 2022 में वोट देने की अपील की। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली और हैदराबाद में फेल हो चुके हैं, वे अब उत्तराखंड में आकर अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं और वे लोग आम जनता को लालच भी देकर वोटों को खरीदना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना के सेकंड वेरिएंट हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ओवैसी से पूरे उत्तराखंड के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और विशेष रूप से मुसलमानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आजादी के बाद सत्ता के नाम पर जिन्ना ने देश को बांटा था, वैसे आज सत्ता के लालच में ओवैसी भी हिंदू मुसलमान को बांटकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये तो मैं तो ये मानता हूँ ओवैसी जिन्ना के सेकंड वेरिएंट हैं। इन दिनों पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ आमद है। नववर्ष और पर्यटकों द्वारा एडवांस बुकिंग भी की गई है। 9 साल पर्यटन के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे यहाँ व्यापार में भी वृद्धि होती है। इस अवसर पर होटल एसोसिएशन मसूरी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि सभी होटल स्वामियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही आने वाले पर्यटकों से आरटीपीसीआर अथवा डबल डोज वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के बाद ही होटल में कमरा दिया जाएगा। साथ ही पूरे होटल को सैनिटाइज कर मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन द्वारा कल ही कुछ दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं, जिसके तहत हमें सभी पर्यटक का डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास तो उनका 72 घंटे पुराना आरटीपीसीआर होना अनिवार्य है। उसके अलावा हमसे ये भी 25 तारीख को, 31 तारीख को और 1 तारीख को 3 दिन जो रात के कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम सिर्फ 10 बजे तक हों, उसके पश्चात ना हो।